नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाग्योदय के ऊपर, क्योंकि मेरे पास जो मोस्टली कुंडली आती है तो उसमें 99% लोगों का ये जरूर क्वेश्चन रहता है कि मैम मेरा जो भाग्योदय है वो नहीं हो रहा है। बहुत स्ट्रगल करते करते पूरा जीवन बीत गया है लेकिन भाग्योदय नहीं हुआ है। भाग्योदय किस वर्ष में होगा और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन हमेशा हर जातक का रहता ही है। तो इसके पीछे क्या कारण है, देखिए इसके पीछे जो हमारा कुंडली जो होती है, कुंडली में जो 9th हाउस होता है वो होता है भाग्य का घर, लक का घर। तो इस घर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो ग्रह है, ये जो घर है, इस घर का जो मालिक है वो किस स्थिति में है। अगर वो पीड़ित है और अगर वो अच्छी अवस्था में नहीं है तो भाग्योदय में जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, बाधाएं आएगी। तो उस जो प्रॉब्लम है, बाधा है, उसका समाधान क्या है, उसका निदान क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, हम स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारा जो भाग्योदय है वो किस वर्ष में हो रहा है और अगर उसके पीछे जो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है, वो आज पूरा मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो 9th हाउस है, इस हाउस का जो घर का जो मालिक है उसके अनुसार भाग्योदय जो वर्ष है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्योदय वर्ष कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देख लीजिए, ये जो काल पुरुष की कुंडली है इसमें 9th हाउस में है 9 नंबर राशि धनु राशि, और धनु राशि के जो स्वामी है वो है बृहस्पति देव। तो मान लीजिए किसी भी जातक के 9th हाउस में 9 नंबर लिख रखा है तो उसका मतलब बृहस्पति देव उसके भाग्य के जो घर है उनके मालिक है। और ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है 16 से 25 वर्ष के बीच में। और फिर मान लीजिए कि आपका जो 9th हाउस का मालिक है वो शनि देव है, तो उन जातकों का जो भाग्योदय वर्ष होगा वो है 36 वर्ष। और अगर मान लीजिए कि जो 9th हाउस का मालिक मंगल देव है तो उन जातकों का जो भाग्योदय वर्ष है वो 28 वर्ष होगा। और 9th हाउस का मालिक अगर शुक्र देव है तो 25 वर्ष के बाद में ऐसे जातकों का भाग्य उदय होता है। और 9th हाउस का मालिक अगर बुध देव है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय वर्ष 32 वर्ष के बाद में होता है। और सूर्य देव अगर 9th हाउस के मालिक हैं तो ऐसे जातकों का जो भाग्योदय है वो 22 से 25 वर्ष तक हो जाता है या 25 वर्ष के बाद में भी होता है। और अगर 9th हाउस का मालिक मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर है तो कर्क राशि हो गई। कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रदेव है, तो चंद्रदेव अगर आपके 9th हाउस के मालिक है तो आपका जो भाग्योदय वर्ष है वो है 24 वर्ष। अब हम देखते हैं कि कुंडली से हम कैसे देखें कि हमारा जो भाग्योदय है वो कब होता है, और अगर भाग्योदय के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है। देखिए, ये जो कुंडली है इसमें जो 9th हाउस का मालिक है वो है धनु राशि बृहस्पति देव। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि यहाँ पर जो धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति देव, बृहस्पति देव की स्थिति हम देखेंगे तो मान लीजिए बृहस्पति देव जो गुरुदेव हैं वो 10 नंबर के साथ में नीच के हो जाते हैं। मकर राशि के साथ में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव मकर राशि के साथ में बैठे हैं और उनका कहीं से भी नीच भंग नहीं हो रहा है, शनि से नीच भंग होना चाहिए क्योंकि 10 नंबर मकर राशि के जो स्वामी है वो है शनिदेव, और अगर शनिदेव से उनका नीच भंग नहीं हो रहा है तो बृहस्पति देव नीच के हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर भाग्य के घर का जो मालिक है वो नीच का हो जाता है, तो ऐसे जातक जो भी होते हैं वो चाहे एड़ी से लेके चोटी तक का जोड़ लगा दे, वो कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनका जो भाग्य उदय है वो कभी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो 9th हाउस का मालिक है वो ही नीच है। तो इसके लिए उसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेकंड स्थिति में मान लीजिए बृहस्पति देव नीच के नहीं है लेकिन 7वें घर में बैठे हैं, यहाँ इसमें से 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भी घर में बैठे हैं, तो बृहस्पति देव अगर 0 डिग्री है तो भी ऐसे जातकों को जो भाग्योदय है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में तो भाग्योदय हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये जो त्रिक भाव है कुंडली के सबसे बुरे घर माने जाते हैं। और अगर तीसरे घर में बृहस्पति देव है
तो ऐसी स्थिति में भी भाग्योदय जो है बहुत बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये जो तीसरा घर है वो भागदौड़ का घर है, मेहनत का घर है, कमर तोड़ जो मेहनत होती है वो उसका घर है। तो इस घर में कोई भी ग्रह जब बैठ जाता है तो उस जातक को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बृहस्पति देव अगर यहाँ पर है, भाग्य के घर का मालिक अगर तीसरे घर में है, तो ऐसे जातकों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। और चौथी स्थिति में अगर सूर्य से बृहस्पति देव अस्त है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य 4 डिग्री है, बृहस्पति देव 3 डिग्री के हैं, 3 डिग्री के हैं, तो सूर्य से बृहस्पति देव अस्त हो चुके हैं और जहां पर ग्रह अस्त हो जाता है तो वो मृत अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे ग्रह कभी भी कोई भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और अगर भाग्य के घर का मालिक ही अस्त हो जाए तो इसे ऐसी स्थिति में बहुत बुरी स्थिति बन जाती है, भाग्योदय नहीं हो पाता है। कितनी ही प्रॉब्लम आती रहती है, समाधान भी करते हैं, लेकिन भाग्योदय नहीं होगा जब तक कि इस घर के मालिक को हम एक्टिवेट नहीं करते हैं, पॉजिटिव तरीके से उसकी एनर्जी को नहीं बढ़ाते हैं, तब तक ये जो 9th हाउस का मालिक है वो एक्टिव नहीं होगा और भाग्य उदय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बाधाएं बताई है कि नीच का नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तीसरे घर में भी नहीं होना चाहिए और अस्त भी नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि अगर नीच ग्रह के साथ में बृहस्पति देव, ये जो 9th हाउस के इस कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 9th हाउस के मालिक बृहस्पति देव है। आपकी कुंडली में कोई भी जो भाग्य के घर का जो भी मालिक है वो अगर नीच ग्रह के साथ में बैठ जाए, यहाँ पर शनि है वो मेष राशि के साथ में नीच का हो जाता है, यहाँ पर देखिए आप। और अगर शनिदेव यहाँ पे नीच हो गए और बृहस्पति देव स्वयं शनिदेव के साथ बैठ गए तो भी प्रॉब्लम आती है भाग्योदय में, क्योंकि जो भाग्य के घर का जो मालिक है वो स्वयं उठ के नीच ग्रह के साथ में बैठ गया है, तो इसमें भी स्थिति अच्छी नहीं होती है। फिर एक और स्थिति है कि नीच या पापी ग्रह की दृष्टि हो भाग्य के घर के मालिक के ऊपर, तब भी प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए बृहस्पति देव तीसरे घर में, तीसरा घर वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति देव यहाँ है और शनि देव की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि शनि देव की पड़ रही है और शनि देव स्वयं नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में भी भाग्योदय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ मैंने आपको बताया है, आप अपनी कुंडली में स्वयं देख सकते हैं कि अगर इन 4-5 स्थिति में से आपकी कुंडली में भी कोई स्थिति बन रही है तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं भाग्य उदय होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपका भाग्य उदय क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ अड़चन आ रही है। सेकंड, यहाँ मैं आपको कुंडली में बताऊंगी कि जिन लोगों का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है तो ऐसी क्या स्थिति होती है कुंडली में कि भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है, सही उम्र में हो जाता है, बहुत अच्छा भाग्योदय होता है। देखिए इस कुंडली में बृहस्पति देव स्वयं उच्च के हो गए हैं, कर्क राशि के साथ में बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। तो जहां पर उच्च के बृहस्पति देव हो गए हैं, ये भाग्य के घर के मालिक हैं बृहस्पति देव, तो यहाँ पर उच्च के हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भाग्य के घर का मालिक उच्च का हो जाता है तो बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे जातकों में जब बृहस्पति देव है यहाँ पर भाग्य के घर के मालिक, आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि 9वें घर का मालिक कौन है, तो उसके हिसाब से देख सकते हैं कि 16 से 25 वर्ष के बीच में ऐसे जातकों का भाग्य उदय हो जाता है। और जहां पर ऐसी स्थिति आ जाए कि भाग्य के घर का मालिक उच्च का हो जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसे लोगों का जो भाग्य होता है वो काफी उज्जवल होता है। और भाग्य के घर का मालिक अगर स्वयं के घर में ही बैठ जाए, यहाँ पर देखिए भाग्य के घर का मालिक बृहस्पति देव है और वो स्वयं ही 9th हाउस में अपने ही घर में बैठा है, तो ये भी बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। ऐसे में भी जातकों का जो भाग्य उदय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तीसरी स्थिति है कि जहां पर जो 9th हाउस का मालिक है, भाग्य के घर का जो मालिक है, उसकी जो डिग्री है वो बहुत अच्छी हो। यहाँ पर देखिए 15 डिग्री है, मतलब 100% पावर है भाग्य के घर के मालिक की। तो जहां पर इनकी पावर 100% हो जाती है वहां भी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसे जातकों का जो भाग्य उदय होता है वो बहुत ही सही उम्र में हो जाता है और पूरे उनको 100% उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। चौथी स्थिति है कि भाग्य के घर के मालिक के ऊपर अगर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए शनि जो है तुला राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3 शनि की तीसरी दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है शनिदेव की। तो यहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस के मालिक के ऊपर, बृहस्पति देव के ऊपर, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। जब शनिदेव की जब दशा अंतरदशा चलेगी तब भी जो 9th हाउस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसे जातकों का उस समय भी भाग्योदय हो सकता है।
फिर एक स्थिति ये भी होती है कि 9th हाउस के मालिक का जो अगर वो केंद्र में हो, ये केंद्र के 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इन घर में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं और स्वयं की राशि में बैठे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 9 नंबर है और बृहस्पति देव यहाँ स्वयं बैठे हैं, तो यहाँ पर एक पंच महापुरुष नाम का राजयोग भी बनता है। तो जहां पर अगर कभी 9th हाउस के मालिक की स्थिति अच्छी हो और अगर वो 9th हाउस का मालिक है वो बृहस्पति देव है या कोई और भी है और अगर राजयोग बना रहा है या फिर केंद्र में ही उच्च का भी हो रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है और भाग्यवश उन लोगों का बहुत सही उम्र में भाग्योदय हो जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, 100% उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। तो ये तो मैंने आपको 2 कुंडली फॉर एग्जाम्पल बताई है कि आप अपनी कुंडली में स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी जो भाग्य के घर के मालिक की स्थिति कैसी है, अच्छी है तो ये स्थिति है, बुरी है तो ये स्थिति है। ये तो मैंने आपको बताई है कि बाधाएं, कि कैसे बाधा उत्पन्न होती है भाग्योदय में, और भाग्यवश मैं आपको यहाँ समझा चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इसके उपाय कैसे करने चाहिए। और भाग्योदय कब होता है, देखिए भाग्योदय होगा जब मैंने आपको ये ग्रह जो बता दिए हैं और उन ग्रह के अकॉर्डिंग ये सारे वर्ष होते हैं कि इस ग्रह का इस वर्ष में भाग्योदय होता है। और अगर किसी अच्छे या उच्च ग्रह की भी दशांतर दशा चलती है तो उस समय में भी जो भाग्य के घर का मालिक की अगर स्थिति अच्छी हो तो उसके अकॉर्डिंग भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर बात करते हैं हम इसकी उपाय की कि क्या हमें उपाय करने चाहिए। देखिए, भाग्य के घर का मालिक अगर योग कारक स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में है, तो आप उनके, अगर वो सूर्य से अस्त हैं और योग कारक स्थिति में है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर वो 0 डिग्री है और 6, 8, 12 में या तीसरे घर में नहीं है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर वो 0 डिग्री के साथ साथ में अस्त है और उसके साथ में अगर 9th हाउस के मालिक का नीच भंग हो रहा है और डिग्री कम है तो भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर मारक की स्थिति में है, नेगेटिव है आपके भाग्य का मालिक, तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं उससे भी जो 9th हाउस के मालिक की जो नेगेटिविटी है वो काफी कम हो जाएगी, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। और एक और है कि अगर आप मारक की स्थिति में है 9th हाउस का मालिक, तो ऐसे में आप उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, बीज मंत्र सबसे कारगर उपाय है। अगर कोई रत्न अफोर्ड नहीं कर सकता है, रुद्राक्ष भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप बीज मंत्र पूरे विश्वास से करें। बीज मंत्र के जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनका आप पालन करें और कंटिन्यू और लगातार आप बीज मंत्र का जाप करें, गैप ना करें बीच में। तो बीज मंत्र का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बीज मंत्र सदा शुभ होते हैं, इनसे कभी भी कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो अगर आप अपने जो 9th हाउस है, आपका जो भाग्य का घर है, उसके मालिक के अगर आप बीज मंत्र करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो उसका आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो सही एज आएगी उसमें आपका भाग्योदय भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है, भाग्योदय के बारे में आप स्वयं अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि आपका भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा है। अगर अच्छी स्थिति में है तो आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके भाग्य के घर का मालिक कौन है और किस वर्ष में आपका भाग्य उदय होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर मुझे रिप्लाई करें। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।